नमस्कार, हिमाचल न्यूज 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिमला के भट्टाकुफर में जमींदोज हुई 5 मंजिला इमारत, रात को ही खाली करवा लिया गया था भवन। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने नगरोटा सूरियां के वनतुंगली में 1.14 करोड़ से बनने वाले सामुदायिक केंद्र का किया शिलान्यास। प्रदेश में 6 जुलाई तक बरसेगा मौसम वैज्ञानिक बोले जून माह में 37% हुई ज्यादा बारिश। शिमला में सेव लाइफ मिशन द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित, नन्हे बच्चों ने लोगों को रक्तदान के प्रति किया जागरूक। बरोट में चल रही भागवत कथा में कथावाचक नंदिया दास बिहारी भक्तजनों को करवा रहे प्रभु का सिमरन। जिला चंबा के स्कूलों में बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर एलिमेंट्री एजुकेशन चंबा के डिप्टी डायरेक्टर बलबीर सिंह ने जताई चिंता। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। अब खबरें विस्तार से। शिमला में बारिश का कहर जारी है। सोमवार सुबह करीब 8:15 बजे शिमला के भट्टाकुफर में एक 5 मंजिला भवन गिर गया। गनीमत रही कि बीती रात इस भवन को खाली करवा लिया गया था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इमारत गिरने की इस घटना ने 4 लेन निर्माण कार्य में कोताही के आरोपों को फिर से हवा दे दी है। प्रभावित मकान मालिक अंजना वर्मा का आरोप है कि 4 लेन निर्माण के चलते उनके मकान में दरारें आ गई थी और सुबह ही मकान गिर गया। अन्य मकानों को भी नुकसान होने का खतरा है। अब भी कई मकान खतरे की जद में है। शिमला के भट्टाकुफर में 5 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। ग्राम पंचायत चमियाना के उप प्रधान यशपाल वर्मा ने बताया कि भट्टाकुफर में गिरे भवन के पास ही कई अन्य मकान भी है जो खतरे की जद में है। कंपनी को कई बार इस बारे में कहा गया, लेकिन उन्होंने कोई ठोस समाधान नहीं निकाला। ये सुबह 8:10 के लगभग की घटना है। वैसे तो इसमें दरारें पिछले साल ही आ गई थी मकान में, लेकिन कंपनी वालों ने इसमें रॉडें डाल करके हमें आश्वस्त किया कि हमने इस जगह को पक्का कर दिया है और इसको कोई खतरा नहीं है। बार बार पंचायत द्वारा अवगत करवाने पर भी ये इन्होंने काम बंद नहीं किया और लगातार ये स्लाइड होता रहा और ये 5 मंजिला भवन था जो कि पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। ऊपर वाले का शुक्रगुजार करते हैं कि इसमें कोई जान माल का कोई नुकसान नहीं है। ये बिल्डिंग रात 12 बजे के करीब खाली करवा दी गई थी, लेकिन ये मकान सुबह 8:10 के करीब ये गिरा है। इसके साथ ही 2 भवन और हैं जिनको कि खतरा पैदा हो गया है और उसमें दरारें आ चुकी है और वो भी गिरने के कगार पे आ गए हैं, तो उनको भी सरकार प्रशासन द्वारा खाली करवा दिया गया है। और इस बिल्डिंग में एक ही परिवार रहता था, इसमें किराएदार नहीं था, लेकिन उनको शिफ्ट कर दिया गया था रात को। जिस तरह उसमें लगभग 20 के करीब लोग थे दूसरे मकानों में, वो भी खाली करवा दिया गया है। ये सीधे तौर पे गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी जो कि ये 4 लाइन का काम कर रही है, इनकी लापरवाही का नतीजा है। इन्होंने रोड काफ़ी नीचे है, जैसे कि अभी आपको कैमरे के माध्यम से भी हम दिखाएंगे स्पॉट पर। इन रोड काफ़ी नीचे है, लेकिन ये धार पर इन्होंने काफ़ी ऊपर कटिंग करके मशीनें ऊपर चढ़ा दी, जिस वजह से ये सारा हादसा हुआ है। कंपनी ने सुरक्षा देने के दावे किए, लेकिन आज बड़ा हादसा हो गया। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन और 4 लेन निर्माण कंपनी पर कोताही बरतने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि 4 लेन निर्माण के दौरान उनके मकानों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया, जिससे उनकी जान और माल को खतरा पैदा हो गया है। प्रभावितों ने प्रशासन से मांग की है कि 4 लेन निर्माण कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनके मकानों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाए। मेरा नाम रंजना वर्मा है और इस बिल्डिंग का नाम राजनिवास था। ये घटना सुबह 8:15 बजे हुई है। हाँ जी। और कितनी की? ये बिल्डिंग तो रात को ही खाली की हमने। रात को निकल गए थे बाहर सब अपनी जान बचा के, क्योंकि लैंडस्लाइड हो रहा था। ये तो काफ़ी पहले से हो रहा है, पर आज तो कल से बहुत ज़्यादा हो रहा था। जो परसों बारिश हुई उसकी वजह से ज़्यादा हो रहा था, तो हमने खाली कर दी थी रात को बिल्डिंग। साफ दिख रही है 4 लेन का जो काम हुआ है इसमें, मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा इन्होंने कटिंग कर दी थी कि मतलब बिल्डिंग को तो 2 साल पहले से खतरा था, लेकिन फिर भी इन्होंने कोई काम नहीं ऐसा किया कि जिससे हमें सेफ्टी हो। प्रशासन ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है।
सोमवार को लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बैठक की व बरसात से हुए नुकसान पर चर्चा की। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सुबह 390 सड़कों के बंद होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए विभाग ने सड़कों को खोलने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। उन्होंने कहा कि सड़क खोलने के कार्य के लिए विभाग की 110 जेसीबी और 132 जेसीबी हायर की गई है। मैंने आज सुबह ही हमारे डिपार्टमेंट के सभी आला अधिकारियों के साथ, सेक्रेटरी के साथ और जो हमारे ENCs हैं और जो हमारे चीफ इंजीनियर्स हैं उनके साथ ऑनलाइन बैठक करी है और पूरे प्रदेश का आंकड़ा जो है हमने प्राप्त किया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज सुबह करीबन 390 सड़कों का, जिसमें छोटी सड़कें भी हैं, कुछ लिंक रोड्स भी हैं, उनके बंद होने की सूची आई है, मगर हमने उसमें तुरंत रूप से, प्रभावी रूप से मशीन्स डिप्लॉय करवा दी है, जिसमें जो है 288 सड़कें जो है अगले एक दिन के अंदर खोल दी जाएगी और 1 जुलाई तक जो है 56 सड़कें खोल दी जाएगी और 1 जुलाई के बाद जो है 46 सड़कें खोल दी जाएगी और अगले 3 दिन के अंदर सारी की सारी आपकी जो 390 सड़कें हैं वो हम खोलने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि क्योंकि मानसून अभी जो है प्री मानसून जिसको हम कहेंगे अभी चले हुए हैं, तो कुछ जगहों पे यथास्थिति बनी हुई है, मगर हमने अपनी मशीनरी पूरे तरीके से डिप्लॉय करी है, जिसमें 110 JCBs है हम डिपार्टमेंट की और करीबन 132 हमने हायर करी है, वो भी हमने जगह जगह के ऊपर डिप्लॉय कर दी है। 6 रोबो मशीनरी हमने डिप्लॉय करी है और डोज़र हमने करीबन 14 डिप्लॉय किए हैं और टिपर भी हमने 65 डिपार्टमेंट के हैं और 24 टिपर जो है वो हायर करके इनको हमने जगह जगह के ऊपर डिप्लॉय कर दिया है। और ख़ास रूप से मैंने आज सुबह ही इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि बेली ब्रिजेस अभी हमारे पास जो है स्टॉक में पड़े हुए हैं। पिछली बार हमने पिछले साल 20 करोड़ के हमने बेली ब्रिजेस मंगाए थे। इसी को मद्देनज़र रखते हुए तो मैंने ख़ास रूप से जो हमारा मैकेनिकल डिवीज़न कुल्लू में है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा करीबन 3 से 4 बेली ब्रिजेस स्टोर करने का उनको निर्देश दिए हैं और वैसे ही शिमला में भी कुछ बेली ब्रिजेस और कुछ धर्मशाला में रहेंगे। तो जहाँ पर भी खुदा ना खास्ता अगर कोई ब्रिज बह गया तो वहाँ पे इमीडिएटली बेली ब्रिज लगाने का कार्य जो है वो डिपार्टमेंट द्वारा शुरू करवाया जाएगा। तो उस दृष्टि से हम पूरी तरीके से तैयार है। अभी तक कोई जान माल की कोई नुकसान जो है वो नहीं हुआ है, मगर हमारी प्रार्थना है कि ऐसी कोई चीज़ ना भी हो। मगर हम जहाँ तक हमारे डिपार्टमेंट की बात है, सड़कों की बात है, उसके लिए हम पूरी तरीके से तैनात है और मैं खुद भी कुछ दिन में जो भी हमारे प्रभावित क्षेत्र है वहाँ का मैं खुद दौरा करूँगा। पिछली बार भी मैं व्यक्तिगत रूप से हर मौके पर गया था। अभी भी अगर ऐसी कोई स्थिति कहीं बनती है तो हम मौके पर वहाँ पे पहुँचेंगे और पूरा रिलीफ क्षेत्र के लोगों को दिया जाएगा। ये एक यथास्थिति बन चुकी है कि अब क्लाइमेट चेंज की वजह से और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इरेटिक रेनफॉल्स और कॉन्सनट्रेटेड रेनफॉल्स जगह जगह के ऊपर हो रही है, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। ये केवल हिमाचल की बात नहीं है, जितने भी पहाड़ी क्षेत्र है, आपका उत्तराखंड में भी अभी एक बहुत बड़ा केदारनाथ में इस तरीके की घटना हुई है। तो ये एक फिनोमिनल पूरे मैं समझता हूँ नॉर्थ इंडिया में हमको देखने को मिल रहा है। मगर फिर भी एज एंड व्हेन हम उस पर पूरी हमने निगाहें बनाई हुई है, नज़र हमारी है और जो भी हम उसमें कर सकते हैं पूरे तरीके से प्रदेश के लोगों के साथ और ख़ास करके जो प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं उनके साथ हम पूरी मजबूती के साथ खड़े थे, हैं और आगे भी रहेंगे। कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने आज ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के नगरोटा सूरिया क्षेत्र की वनतुंगली पंचायत में 1 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास किया। इस मॉडर्न सामुदायिक भवन में पंचायत घर, कॉमन सर्विस सेंटर और कम्युनिटी हॉल की व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सोमवार को कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने नगरोटा सूरिया में कम्युनिटी केंद्र का शिलान्यास किया। इस मौके पर कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि वनतुंगली एक नई पंचायत है जिसका अभी तक अपना पंचायत कार्यालय नहीं था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सोच है कि हर पंचायत का अपना कार्यालय हो ताकि लोगों को सुविधाएं उनके गांव में ही मिल सके। उन्होंने कहा कि इस सामुदायिक केंद्र में एक आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी बनाया जाएगा जहां गरीब परिवार अपने बच्चों की शादियां एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रम आसानी से कर सके।
प्रोफेसर चंद्र कुमार ने नगरोटा सूर्या क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों पर चर्चा करते हुए कहा कि नगरोटा सूर्या क्षेत्र का समग्र विकास कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल में ही हुआ है। नगरोटा सूर्या और कोटला को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया, जबकि ज्वाली नगर पंचायत को नगर परिषद बनाया गया है। उन्होंने बताया कि नगरोटा सूर्या क्षेत्र में 37.54 करोड़ रुपए की लागत से मल निकासी योजना स्वीकृत की गई है, जिसका कार्य शीघ्र आरंभ होगा। घाड़ जरोट के साथ लगते गांव के लिए 29.65 करोड़ रुपए की लागत से उठाऊ पेयजल योजना बनाई गई है, जिसका कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। मुझे खुशी है कि आज इस मौसम में भी आप काफ़ी तादाद में यहाँ आए हैं। जिस काम के लिए आज हम आए हैं वो इसलिए क्योंकि ये नई पंचायत बनी है और इसका अपना कोई पंचायत भवन नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सोच है कि हर पंचायत में एक पंचायत कार्यालय हो और उस इलाके की जो भी हमारी काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, कोई सेक्रेटरी हैं, कोई बालवाड़ी आंगनबाड़ी वाले हैं, कोई जो है वो पटवारी हैं, उस एक ही छत के नीचे सारे विभाग जो है वो, और ये हमारा पहला प्रयोग है कि सबसे ज़्यादा पैसा 1 करोड़ 16 लाख रुपये जो है वो इस पंचायत को हमने दी। पंचायत का जो है वो सेक्रेटरी भी बैठेगा, प्रधान भी बैठेगा, उप प्रधान भी बैठेगा, महिला मंडल भी बैठेंगे, सेक्रेटरीज भी बैठेंगे। सबसे बड़ा हॉल होगा और वो हॉल इसलिए बनाया गया है कि हमारे गरीब लोग जो है वो दूर दराज के, जिनके पास पैसा नहीं होता अपनी बेटी की शादी करनी है, तो मैरिज पैलेस में जाती हैं, वो लाखों रुपया दे करके जो है वो भी सोचते हैं कि हमारी भी बेटी का विवाह अच्छे, अगर बारिश हो, मौसम जो है वो ख़राब हो, गर्मी सर्दी हो, तो एक बैठने का अच्छा ठिकाना हो। और एक बहुत बड़ा हॉल भी हम उसमें बना रहे हैं जिसमें हम बैठ कर भी कर सकते हैं, शादियां भी कर सकते हैं। और हमें पता है कि ये सारी बंद तुमने नाम ही बंद है और इसकी परमिशन लेने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। रामस्वरूप ठीक कहते हैं कि पहले हमने इस जगह का चयन किया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद हमने दूसरी जगह देखी और आज उसकी जो है वो हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी क्लियरेंस लेके आज इतनी बड़ी राशि जो आपको सेक्शन किया है। पहला एक फ्लोर बनेगी, उसके बाद दूसरी फ्लोर। हिमाचल भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनना तय हो गया है। हालांकि आधिकारिक रूप से उनके नाम की घोषणा होना अभी भी बाकी है। सोमवार को हिमाचल प्रदेश भाजपा कार्यालय दीप कमल में चुनाव की प्रक्रिया हुई। इस दौरान अध्यक्ष पद के लिए केवल एक नामांकन डॉक्टर राजीव बिंदल की ओर से दाखिल किया गया। वहीं राष्ट्रीय परिषद के सदस्य बनने के लिए 8 लोगों ने नामांकन भरे। इसमें पवन काजल, गोविंद ठाकुर, त्रिलोक कपूर, बिहारी लाल शर्मा, रश्मिधर सूद, पायल वैद्य, संजीव कटवाल, राजीव सैजल के नाम शामिल है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत पार्टी प्रदेश मुख्यालय दीप कमल चक्कर में पार्टी की नामांकन प्रक्रिया 12 बजे प्रारंभ हुई और 2 बजे संपन्न हुई। ये जानकारी भाजपा के चुनाव अधिकारी डॉक्टर राजीव भारद्वाज द्वारा दी गई। डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने बताया कि इस नामांकन प्रक्रिया के दौरान पर्यवेक्षक के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि उनके साथ सह चुनाव अधिकारी के रूप में संजीव कटवाल एवं डॉक्टर राजीव सहजल कार्यरत थे। राजीव भारद्वाज ने कहा कि 2 बजे तक प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए केवल एक डॉक्टर राजीव बिंदल की ओर से नामांकन प्राप्त हुआ। डॉक्टर राजीव बिंदल के प्रस्ताव के अनुमोदन 3 सेट के रूप में मिले। इसमें जयराम ठाकुर के नेतृत्व में विधायक दल ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया। अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में सभी सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की ओर से अनुमोदन किया गया। वहीं पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के साथ पार्टी पदाधिकारियों ने अनुमोदन किया।
राजीव भारद्वाज ने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया अभी जारी है। कल सुबह 11 बजे पीटरहॉफ में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह हिमाचल भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के नामों की आधिकारिक घोषणा करेंगे। राजीव भारद्वाज ने कहा कि नए प्रदेश अध्यक्ष और नई कार्यकारिणी के नेतृत्व में ही साल 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा। ठीक 12 बजे वो प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और 2 बजे तक उसका समय था। तो अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पास प्रदेश अध्यक्ष के लिए केवल एक ही नाम के 3 सेट प्राप्त हुए हैं। एक सेट का अनुमोदन आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सभी विधायक दल के सदस्यों ने किया। दूसरे सेट का अनुमोदन हमारे बड़े वरिष्ठ सांसद आदरणीय अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में सभी सांसदों ने किया और सभी जो हमारे पूर्व के अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने किया। और तीसरे सेट का अनुमोदन पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के उपाध्यक्ष, पूर्व मंत्री आदरणीय गोविंद ठाकुर जी के नेतृत्व में सभी पार्टी के पदाधिकारियों ने तीसरे सेट का अनुमोदन किया। और उसी के साथ जो 8 राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का निर्वाचन था उसमें हमें 2-2 सेट के रूप में 8 नाम प्राप्त हुए। उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं। श्री गोविंद ठाकुर जी, श्री पवन काजल जी, डॉक्टर राजीव सहजल जी, श्री त्रिलोक कपूर जी, श्री बिहारी लाल शर्मा जी, श्री संजीव कटवाल जी, श्रीमती रशिमधर सूद, श्रीमती पायल वैद्या। इन 8 नामों के 2-2 सेट हमें प्राप्त हुए हैं। अभी तक 5 बजे तक नाम वापसी का समय है। तो इसलिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो अध्यक्ष और हमारे जो 8 जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का जो प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं उनकी विधिवत घोषणा कल पीटरहॉफ में 11 बजे केंद्र की ओर से श्रीमान हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र जी, वो आकर इनकी विधिवत घोषणा प्रदेश अध्यक्ष की भी और राष्ट्रीय परिषद के 8 सदस्यों की भी घोषणा करेंगे। सेव लाइफ मिशन द्वारा रक्तदाता दिवस को लेकर आयोजित पखवाड़े का आज समापन हो गया। इस पखवाड़े के अंतर्गत शिमला में जहां 2 दिन रक्तदान शिविर आयोजित किए गए, वहीं सेव लाइफ मिशन के सदस्यों द्वारा स्कूलों व कॉलेजों के विद्यार्थियों को रक्तदान के प्रति जागरूक भी किया गया। आज सोमवार को आयोजित रक्तदान शिविर का पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शुभारंभ किया और रक्तदाताओं की हौसला अफजाई की। राजधानी शिमला में सेव लाइफ मिशन द्वारा 13 जून से 30 जून तक रक्तदाता पखवाड़ा आयोजित किया गया, जिसका आज समापन हो गया। सोमवार को सेव लाइफ मिशन द्वारा पखवाड़े के समापन दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों, युवाओं व पर्यटकों द्वारा बढ़ चढ़कर रक्तदान किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सेव लाइफ मिशन कई वर्षों से लोगों की भलाई के लिए अनेकों कार्य करती आ रही है। उन्होंने कहा कि संस्थापक सदस्य पुनीत सूद ने 154 बार रक्तदान कर जरूरतमंद रोगियों की सहायता की है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि जब भी शिमला के अस्पतालों में रक्त की कमी पाई जाती है तो सेव लाइफ मिशन द्वारा आगे आकर रक्तदान शिविर का आयोजन कर समाज सेवा क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई जाती है। सेव लाइफ मिशन शिमला की एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। अनेक वर्षों से ये अनेकों सामाजिक कार्य करते हैं, जिनमें ब्लड डोनेशन जो है वो इनका प्रमुख है। जो इसके संस्थापक अध्यक्ष भी हैं श्री पुनीत सूद जी, इन्होंने स्वयं जो है वो अनेकों बार, शायद 100 के लगभग जो है वो 154 टाइम्स जो है इन्होंने आज तक ब्लड दिया है। तो मेरे ख्याल में शिमला में जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि किसी समय यहाँ पर
एक प्रोफेसर कुठाला होते थे, वो सबसे ज़्यादा होते थे, पर वो 100 के आसपास थे। ऐसे ही हमारे दीपक शर्मा जी हैं, उनका भी रकम 100 के करीब है। तो 154 वाले जो हैं वो एकमात्र व्यक्ति हैं और ये ब्लड डोनेशन का जो है वो अमूमन जो करते रहते हैं। जब भी यहाँ पर हॉस्पिटल्स में IGMC या DDU में या KNH में ज़रूरत पड़ती है तो ये ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम जो है करते हैं। और इसके अलावा अनेक अन्य जो है वो जैसे HIV एड्स के ऊपर जो है जागरूकता अभियान, इस प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। मैं समझता हूँ कि सामाजिक कार्यों में जो लोग जो हैं वो भाग लेते हैं वो वास्तव में जो है मानवता की सेवा करते हैं। ब्लड डोनेशन तो किसी भी व्यक्ति के जीवन के जो है वो जीवन को बचाने का बहुत बड़ा माध्यम है। और ब्लड जब व्यक्ति जो है वो किसी को देता है तो उससे जो है वो एक ही व्यक्ति जो है वो उसको लाभ नहीं होता है, वरन उसका परिवार, उसका समाज सभी जो है वो उससे जो है वो लाभान्वित होते हैं। सेव लाइफ मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पुनीत सूद ने कहा कि उनकी संस्था 1982 से लगातार शिमला में रक्तदान शिविरों का आयोजन करती आ रही है। उन्होंने कहा कि 14 जून को रक्तदाता दिवस के अवसर पर उन्होंने इसे पखवाड़े के रूप में मनाया है, जिसके अंतर्गत 13 जून और 30 जून को रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया और रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। सेव लाइफ मिशन 1982 से रक्तदान शिविरों का आयोजन करती आ रही है। सेव लाइफ मिशन ने इस वर्ष भी रक्तदाता दिवस जो 14 जून को था उसको एक पखवाड़ा बनाया है 13 जून से लेकर 30 जून तक। 13 जून को भी कैंप था, 30 जून तक हम विभिन्न स्कूलों में जाकर लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करते रहे। आज हमारी इस पखवाड़े की जो है क्लोजिंग सेरेमनी है। इस उपलक्ष्य में सेव लाइफ मिशन द्वारा आज फिर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और इसमें आज जो सबसे खास है HD स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं वो एक रैली के रूप में ब्लड ड्रॉप कॉस्ट्यूम में जाएंगे और लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करेंगे। और इसके अलावा आज हमने एक मिकी माउसेस भी है जो सारा दिन ब्रिज पे घूमते रहेंगे, लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करेंगे। और आज जो है इसका अभी सारा दिन ये रक्तदान शिविर चलेगा। रक्तदान शिविर के इस उपलक्ष्य पर SD स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने रैली निकालकर लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक किया। बीते दिनों से प्रदेश भर में जमकर मेघ बरस रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो सूबे में 6 जुलाई तक मौसम यूं ही बना रहेगा और जमकर बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि बीते 24 घंटों में प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिसमें सबसे अधिक मंडी के पंडोह में 123 mm और शिमला में 110 mm दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि 6 जुलाई तक प्रदेश में बारिश का क्रम इसी प्रकार जारी रहेगा। मौसम विभाग ने कुछ जिलों के लिए येलो और रेड अलर्ट भी घोषित किया है। संदीप कुमार शर्मा ने कहा कि बारिश से तापमानों में भी 2 से 6 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई है। इसमें डिस्ट्रिक्ट मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, सोलन, शिमला, यहाँ पे एक दो स्थानों में भारी बारिश दर्ज की गई है। सबसे हाईएस्ट थी पंडोह में 123 mm, मंडी में 120 mm, उसके उपरांत शिमला में, सुन्नी में 110 mm, पालमपुर में 80 mm। और आगामी देखिए मौसम की बात करें तो आज 30 जून को भी संभावना यही है कि प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश होगी। साथ में कुछ एक क्षेत्र है जहाँ पे हैवी रेनफॉल का भी अलर्ट जारी किया हुआ है। इसमें डिस्ट्रिक्ट मंडी, शिमला और सिरमौर में ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट जारी किया है। जो बाकी क्षेत्र हैं जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कुल्लू है, यहाँ पे हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। तो ये जो वेट स्पेल है देखिए आगामी 6 जुलाई तक पूरे प्रदेश में ही जो हमारे प्लेन के क्षेत्र हैं, जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे बारिश का क्रम अभी 6 जुलाई तक जारी रहेगा। हालांकि कल 1 जुलाई को वेदर में थोड़ी एक्टिविटी कमी ज़रूर आएगी, पर कल देखिए फिर भी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मंडी, शिमला, सोलन, यहाँ पे एक दो स्थानों में कल भी हैवी रेनफॉल हो सकती है। तो इसको देखते हुए कल इन्हीं 3 डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया हुआ है। फिर 2 तारीख से जो एक्टिविटी है ये फिर से का पिकअप करेगी प्रदेश में और संभावना ये है कि 2 और 3 जुलाई को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होगी। और साथ में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में हैवी रेनफॉल भी हो सकती है। तो इसको देखते हुए इन डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया हुआ है। और फिर 5 और 6 जुलाई को भी देखिए जो हमारे क्षेत्र हैं सोलन, शिमला, सिरमौर, मंडी है, कुल्लू, यहाँ पे एक दो स्थानों में भारी बारिश हो सकती है। तो जो ये वेट स्पेल है
6 जुलाई तक पूरे प्रदेश तक जारी रहने की संभावना बनी रहेगी। अभी तक कहाँ सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है और आने वाले वक्त में बात करें तो कोई फ्लैश फ्लड या कोई बड़ा अलर्ट जारी किया गया है प्रदेश के लिए? देखिए, अभी जो एक्टिविटी हम पिछले 3 दिनों से विटनेस कर रहे हैं वो स्पेशली देखिए डिस्ट्रिक्ट मंडी, वहाँ पे वेरी हैवी रेनफॉल दर्ज की गई थी, जिसमें जोगिंदर नगर था, पंडो है, मंडी है। तो यहाँ बीते 2-3 दिनों से हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल दर्ज की गई है। और पूरे अगर जून माह की बात करें तो अभी प्रदेश में देखिए सामान्य से अराउंड 37% अधिक बारिश दर्ज की गई है। केवल 2 ही डिस्ट्रिक्ट है जिसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर, जहाँ सामान्य से कम बारिश है। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मंडी है, तो वहाँ सामान्य से 100% अधिक बारिश दर्ज की गई है। उसके उपरांत सोलन में 87 थी, हमीरपुर में 86% अधिक बारिश दर्ज की गई है अभी तक जून माह में, शिमला में 72%। तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सिवाय आपके लाहौल स्पीति, किन्नौर, यहाँ पे सामान्य से अधिक की बारिश दर्ज की गई है जून माह में। और अभी देखिए जैसे आपने कहा वार्निंग्स की, तो आज जो ऑरेंज अलर्ट है आज केवल 30 जून तक ही जारी है। कल से देखिए जैसे मैंने कहा कि वेदर की जो इंटेंसिटी इसमें कमी ज़रूर आएगी, पर फिर भी जो बारिश है वो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जो प्लेन के डिस्ट्रिक्ट हैं, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर है, जो मध्य डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उनमें देखिए बारिश का क्रम अभी आगामी 6 दिनों तक जारी रहेगा। हालांकि जो वेदर अलर्ट है वो केवल हैवी रेनफॉल का अलर्ट है, येलो कैटेगरी में। जिला चंबा में स्कूलों में बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर चिंता जाहिर करते हुए डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन चंबा बलबीर सिंह ने स्कूल प्रबंधन समितियों सहित स्थानीय लोगों से विभाग का सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि चोरी की इन वारदातों पर तभी रोक लगाई जा सकती है जब समुदाय मिलकर सजगता से कार्य करे। डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री चंबा बलबीर सिंह ने कहा कि कई स्कूलों में रात के समय ताले तोड़कर जरूरी सामान व दस्तावेज चोरी किए जा रहे हैं, जिससे शिक्षा विभाग को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस पर नियंत्रण के लिए जरूरी है कि गांव स्तर पर लोग सतर्क रहे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत प्रशासन या स्कूल प्रधानाचार्य को दे। बलबीर सिंह ने स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों से भी इस दिशा में सहयोग करने को कहा ताकि शैक्षणिक वातावरण को सुरक्षित बनाया जा सके। पाठशालाओं को इस संबंध में सचेत करते रहते हैं और साथ साथ में इस संबंध में जो भी पाठशालाएं हैं उनकी एसएमसीज को भी जब भी ट्रेनिंग होती है इस संबंध में अवेयर किया जाता है। लेकिन फिर भी दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से जो ऐसी घटनाएं आती रहती हैं, तो इस संबंध में स्कूल जो हैं वो पुलिस को भी सूचित करते हैं और हमें भी सूचित करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो उस क्षेत्र के लोगों की है कि वो जो वहाँ पर इस प्रकार के विद्या मंदिर में इस प्रकार की घटनाएं ना करें, क्योंकि जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने में बहुत समय लगता है और साथ साथ में बच्चों को वातावरण जो है देने में भी समय लगता है। तो मैं सभी जो एसएमसीज़ हैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि यदि हो सके तो वे अपनी पाठशालाओं में यदि सहयोग से गोद लेने वाले पाठशालाओं को या कोई दानवीर लोग गाँव के स्कूल को अच्छा रखना चाहते हैं तो कैमरा लगाने में पाठशालाओं की सहयोग करें। और जो अध्यापक हैं हम उनको भी जहाँ जहाँ जाते हैं कहते हैं कि समाज से इस प्रकार का सहयोग लें। साथ ही साथ जो हमारी ग्रांट आती हैं उनमें भी इस प्रकार की व्यवस्था हो, हम ये सुनिश्चित करेंगे। और इस संबंध में हम अपने जो पुलिस विभाग है उसको भी पत्र लिखेंगे कि जब कभी उस क्षेत्र का दौरा करें तो पाठशालाओं की तरफ भी इस तरह से निगरानी रखें कि कोई चोरी करने की हिमाकत ना करे। जिला कांगड़ा के उपमंडल फतेहपुर के तहत पड़ती जनता पैलेस में आजकल स्थानीय भक्तजनों द्वारा भागवत कथा का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें कथावाचक नंदिया दास बिहारी भक्तजनों को भगवान की भक्ति में डूबकर जीवन धन्य करने की सीख दे रहे हैं। इस दौरान दूरदराज क्षेत्रों से सैकड़ों भक्तजन प्रभु का सिमरन कर कथा का आनंद उठा रहे हैं। भागवत कथा के बारे में जानकारी देते हुए आयोजक टीम की तरफ से सुशील शर्मा ने बताया कि गत 22 जून से शुरू की गई भागवत कथा का 30 जून को समापन होगा। इस दौरान प्रतिदिन काफी संख्या में भक्तजन भागवत कथा स्थल पर पहुंचकर कथा का आनंद उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के भक्तजनों के संयुक्त प्रयास से भागवत कथा का आयोजन करवाया जा रहा है। घर छोड़ के यही बोलना है, इससे बड़ा दुनिया में कोई मंत्र और नहीं हो सकता। तो भगवान ने उसे कहा कि देखो, जैसे जैसे मैं नृत्य करते अपने हाथ उठाऊंगी
ऐसे ऐसे तुमने भी अपने हाथों को मेरे को देख देख करके उठाते रहना। तो भगवान ने पार्वती के रूप में उस भस्मासुर को नृत्य सिखाना शुरू कर दिया। और पहले तो भगवान नीचे हाथ ऐसे ऐसे करते वो भी करे, और करते करते भगवान कभी ऐसे कभी पीछे कभी आगे कभी ऐसे वो भी करे। जितना उसको आता था सीख रहा था। ऐसा भगवान ने चक्कर में डाला, उसको ऐसा चक्कर में डाला कि हाथ करते करते दोनों हाथ भगवान ने ऊपर रखे, उसने भी अपने दोनों हाथ ऊपर रख के जल करके भस्म हो गया। इस दौरान आयोजक ने बताया कि कथावाचक नंदिया बिहारी दास अपनी वाणी से प्रभु के भिन्न भिन्न अवतारों में की गई लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। ये भगवत कथा 22 जून से 30 जून तक कुछ भगवान कृष्ण के भक्तजनों द्वारा सामूहिक रूप से रखे गए हैं। इसमें प्रतिदिन जो है हजारों के हिसाब से लोग जो है इसमें बढ़ चढ़ कर जो है भगवत कथा का आनंद ले रहे हैं, प्रभु के भजनों का आनंद ले रहे हैं। और जो जहाँ ये वक्ता है जो कथा कर रहे हैं, इनका नाम श्री नंदिया दास बिहारी जी है। जो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है लोगों को लोग वो से कैसे बचना है और सत्संग में जो है उसकी क्या ताकत है, इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हिमाचल न्यूज़ 24/7 के साथ। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24/7।